हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभिनव की कार ने जब आलीशान बंगले के अहाते में प्रवेश किया तो दरबान ने दौड़कर सलामी देते हुए दरवाजा खोला। राधिका को ना देखकर वो थोड़ा चौंका, क्योंकि वो सदैव ही कार की आवाज सुनकर अपनी मधुर मोहनी मुस्कान के साथ वो बाहर आ जाती थी। शयन कक्ष में राधिका को चादर ओढ़े सोते देख अजीब आशंका से त्रस्त उसने पूछा, क्या बात है मैडम, तबीयत तो ठीक है? प्यार से वो उसे मैडम कहकर ही पुकारता रहा है। तबीयत तो ठीक है, किंतु मन अच्छा नहीं है। सुबह क्या वादा करके गए थे, याद नहीं है? मुंह फुलाकर राधिका ने उत्तर दिया, ओहो, आई एम वेरी सॉरी माई डियर। सच ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं है, कल हम मैडम को पिक्चर दिखाने अवश्य ले जाएंगे। पिछले 5 दिनों से यही बात सुन रही हूँ, न जाने तुम्हारा कल कब आएगा। तनिक क्रोध में राधिका ने कहा, तुम तो जानती ही हो, तुम्हारा यह गुलाम इस जिले का जिलाधिकारी है। कानून और व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पल में कहीं भी कोई भी घटना घटने पर मेरा कार्यक्रम भी बनता बिगड़ता रहता है। इस बार होली और बकरा ईद पास होने से व्यस्तता थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई है। पर मैं अकेली बैठी बैठी क्या करूं? क्या कमी है तुम्हें? प्रत्येक सुख सुविधा तो है तुम्हारे पास, सिर्फ आदेश देने की देर है। आखिर तुम एक जिलाधिकारी की पत्नी हो, एक छोटी रियासत के राजा की रानी। प्यार से उसे अंक में समेटते हुए अभिनव ने कहा, परंतु मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुख सुविधाएं भी तुम्हारे साथ के बिना अधूरी हैं। क्यों ना हम कहीं घूमने चले? प्रकृति की हसीन वादियों में हाथ डालकर घूमेंगे, या समुद्र की अटखेलियां करती लहरों के मध्य तपती रेत में अपने भविष्य के सपने चुनेंगे। उल्लासित राधिका ने उसके बालों से खेलते हुए कहा, साहब, एसपी साहब आए हैं। अर्दली ने कमरे के बाहर से ही कहा, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए अभिनव ने धीरे से राधिका को हटाया तथा बाहर चले गए। राधिका को नैनीताल में बिताए हनीमून के दिन याद आए, जब जीवन में सिर्फ प्यार ही प्यार था। न दिन थे और न रात, कब सुबह होती थी और कब शाम पता ही नहीं चलता था। कभी नैनी झील में बोटिंग करते, कभी माल रोड पर हाथ में हाथ डाले निरुद्देश्य घूमते, तो कभी प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य को कैमरे में कैद करने का प्रयास करते। वे सुनहरे दिन ना जाने कहां खो गए। समय की अबाध गति को क्या कोई रोक पाया है? राधिका, अराजक तत्वों ने लूटमार प्रारंभ कर दी है, अतः मैं जा रहा हूं। कब तक लौटूंगा कह नहीं सकता, अतः इंतजार मत करना। डर की कोई बात नहीं है। अभिनव की आवाज ने अतीत के सुनहरे स्वप्नों को भंग कर दिया था तथा वर्तमान के कठोर धरातल पर परिस्थितियों से जूझने के लिए छोड़कर तुरंत ही चला गया। राधिका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। क्या इसीलिए पापा ने उसका विवाह किया था? अभिनव की 24 घंटे की ड्यूटी और वह पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। पिंजरा चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कैद तो कैद ही है। कई बार लेडीज क्लब जाकर मन बहलाने का प्रयत्न किया, किंतु वहां सास पुराण एवं ननद पुराण सुनकर मन घबराने लगता। कॉलेज से पढ़कर निकली ही थी कि पापा ने योग्य लड़का देखकर विवाह कर दिया। अभिनव माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी माताश्री का देहावसान जन्म के पश्चात ही हो गया था। पिताश्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे। पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण अभिनव भी उन्हीं की तरह अनुशासन प्रिय एवं मेधावी थे। प्रथम प्रयास में आईएएस की मेरिट लिस्ट में नाम अंकित होना गौरव की बात थी, और शायद इसी योग्यता के कारण उसके करोड़पति पिता ने अनेकों युवकों में से उसे चुना था। अपनी योग्यता, मेहनत एवं कुशलता के कारण 4 वर्षों के अंदर ही जिले का स्वतंत्र भार उसे सौंप दिया गया था। जिलाधिकारी के रूप में यहाँ उनकी पहली पोस्टिंग थी, अतः कार्य के प्रति अत्यंत उत्साह एवं लगन से पूर्ण रूप से समर्पित थे। समस्त नाते रिश्तेदार, सखी सहेलियां उसके भाग्य से ईर्ष्या करती। आईएएस वर भाग्यशालियों को ही मिलता है। संपूर्ण भारत में यही एक ऐसी नौकरी है जो शाही सुख सम्मान प्रदान करने वाली होती है।
वो स्वयं भी अभिनव के वाक्पटुता एवं व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुई थी, किंतु मालूम नहीं था कि गुलाब कांटों में ही पलता है वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होने वाली है। उसके पिता व्यवसायी हैं, व्यवसाय के सिलसिले में उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था, अतः उसकी माँ की जिद थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह एक नौकरी वाले से ही करेगी, चाहे वह क्लर्क ही क्यों ना हो। कम से कम बेटी को वह सुख सामीप्य तो मिले जिसके लिए वह जीवन भर तरसती रह गई। काश माँ देख पाती उनकी बेटी कितनी सुखी है। पिछले वर्ष ही वायरल फीवर ने उन्हें मौत के आगोश में सुला दिया था। अंतिम समय में भी पापा बिजनेस टूर पर सिंगापुर गए हुए थे। घड़ी ने 12 बजाकर दूसरे दिन के आगमन की सूचना दी। पता नहीं कब तक आएंगे अभिनव। सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई। चिड़ियों की चहचहाहट तथा खिड़की से झांकती सूरज की पहली किरण ने सुबह होने की सूचना दी। अभिनव को फोन लगाया, नॉट रीचेबल बता रहा था। टेलीफोन अटेंडेंट को बुलाकर पूछा कि क्या साहब का कोई संदेश आया। नकारात्मक उत्तर प्राप्त कर मन खिन्न हो उठा, किंतु साथ ही में अजीब आशंकाएं मन को घेरने लगी। माना सुरक्षा गार्ड साथ में रहते हैं, किंतु जिन व्यक्तियों के मन में ममता, मोह, प्रेम जैसी भावनाओं का अभाव हो वो कुछ भी कर सकते हैं। मन में ऊहापोह मची हुई थी कि टेलीफोन अटेंडेंट ने फोन का रिसीवर उसे पकड़ाते हुए कहा, साहब का फोन है। राधिका, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं शाम तक ही आ पाऊंगा। काफी दंगा फसाद हुआ है, लगभग 10 लोग मारे जा चुके हैं, कुछ जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाने तथा स्थिति को सामान्य बनाने में थोड़ा समय लगेगा, अतः दोपहर के खाने पर मेरा इंतजार मत करना। राधिका ने फोन उठाया तो वह डिस्चार्ज था। वो शायद उसे चार्जिंग में लगाना भूल गई थी। राधिका जो कुछ क्षण पूर्व अनेक दुश्चिंताओं से घिरी हुई थी, अचानक क्रूर हो उठी। वह ये भी भूल गई कि किन परिस्थितियों एवं किन कारणों ने अभिनव को रुकने के लिए मजबूर किया है। क्रोध में बिना कुछ कहे ही रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। इंतजार मत करना। अभिनव के कहे शब्द बार बार उसके मन मस्तिष्क पर प्रहार करने लगे। कितना सहन करूं? जब अभिनव को मेरी चिंता नहीं है तो मैं उनकी चिंता क्यों करूं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसे अपनी चचेरी बहन रुचि एवं राकेश जीजू याद आए। वह उनसे अभिनव की तुलना करने लगी। यद्यपि अभिनव राकेश से 20 ही थे, किंतु वह राकेश की जिंदा दिली की कायल थी। वह ऐसे इंसान थे जो मुर्दों में जान फूंकने की क्षमता रखते हैं। एक समय वह उसके आदर्श पुरुष रहे थे। उनके जैसे ही पुरुष की कल्पना उसने अपने जीवन साथी के लिए की थी। उसे याद है वो दिन जब वो अपनी प्रिय सखी की असामयिक मृत्यु के कारण दुखी थी। जीवन की क्षण भंगुरता उसे व्यथित किए जा रही थी। हम एक निर्जीव वस्तु खरीदते हैं, तब भी हमें मालूम होता है कि वह कितने वर्ष हमारा साथ देगी, लेकिन हमारे अपने जिनसे कुछ क्षण पूर्व हम हंसते खेलते भविष्य के ताने बाने बुन रहे होते हैं, अचानक बिछड़ जाएंगे। कल्पना भी असंभव लगती है, लेकिन यही जीवन का शाश्वत सत्य है। उसी समय राकेश जीजू एवं दीदी आ गए। उसे उदास देखकर उन्होंने जीवन का रहस्य समझाते हुए चुटकुले सुनाने प्रारंभ कर दिए। कुछ ही देर में ही वो सब दुख भुलाकर हंसने लगी थी, यहाँ तक कि आंखों से आंसू निकल आए। जितना रोना है आज ही रो ले, किंतु आज के बाद तुझे कभी रोते हुए नहीं देखना चाहता। इंसान को प्रत्येक स्थिति में सदा प्रसन्न रहना चाहिए। अपना रुमाल निकालकर आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा था, आज की स्थिति में वो चाहकर भी समझौता नहीं कर पा रही है। एकांत उसे काटने दौड़ता है। दुख और क्षोभ के कारण आंखों में आंसू तैरने लगे थे, किंतु कोई पोंछने वाला नहीं था। तभी बाहर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। उत्सुकता से बाहर झांका तो उसके पापा रामकृष्ण जी उतरते दिखाई दिए। उनके अंदर आते ही वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी तथा बोली, पापा मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कुछ दिन और रहना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ बेटा? अभिनव ने कुछ कहा क्या? उसकी मनोव्यथा सुनने के पश्चात अनुभवी रामकृष्ण जी समझ गए कि अभिनव की कोई गलती नहीं है। अपनी माँ की तरह ही नादान बेटी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पा रही है। काम छोड़कर कोई घर तो बैठ नहीं सकता।
इस समय इसे समझाना व्यर्थ है। सोचकर वह बोले, मैं कुछ काम से आया था, सोचा तुझसे और अभिनव से मिलता चलूं। उससे तो मिल नहीं पाया। तेरे लिए कुछ सामान है, रख ले, मुझे अभी लौटना है। सामान राधिका के हाथ में पकड़ाते हुए बोले, पापा अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आपके साथ ही घर चलूंगी। रामकृष्ण जी ने राधिका को समझाने की काफी चेष्टा की, किंतु असफल होने पर इतना ही बोले, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, परंतु अभिनव की अनुपस्थिति में बिना उसे बताए चला जाना उचित नहीं होगा। राधिका ने तो आंखों पर पट्टी बांध ही ली थी, वह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। एक पत्र अभिनव के नाम छोड़कर अपने पापा के साथ चली गई। अभिनव शाम को थका हारा घर लौटा। राधिका के बारे में पूछने पर नौकर ने राधिका द्वारा लिखित पत्र उसे दिया तथा बोला, मेम साहब अपने पिताजी के साथ चली गई हैं। अचानक राधिका के जाने से आश्चर्यचकित अभिनव ने पत्र खोलकर पढ़ना प्रारंभ किया। बहुत समझौता करने का प्रयत्न किया, किंतु तुम्हारा कार्य के सिलसिले में कई दिनों तक घर से बाहर रहना अब असहनीय हो चला है। एकाकीपन का दुख अब सहा नहीं जाता। जा रही हूँ शायद कभी ना आने के लिए। दुख, कभी दुख देखा है तुमने जो सहा नहीं जा रहा? महलों में पलने वाले दुख क्या जाने। एक गरीब मजदूर से पूछो दुख क्या होता है। दिन भर मेहनत खून पसीना बहाकर भी जो न स्वयं भरपेट खा सकता है और न बच्चों को खिला सकता है। एक अनाथ बच्चे से पूछो जिसके सिर पर कोई प्यार से हाथ फेरने वाला भी नहीं होता। गर्मी सर्दी बरसात में फुटपाथ पर रहने वालों से पूछो जिसके पास खुला आसमान है। तुमने दुख देखा होता तो जाती ही नहीं। तुम्हारे जैसे लोग कहीं सुख से न स्वयं रह पाते हैं और न ही दूसरों को रहने देते हैं। आज तुम यहाँ से दुखी होकर वहां गई हो, कल वहां से दुखी होकर यहाँ आओगी। जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, अर्थ नहीं, उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। सार्थक जीवन जीने वाले हर हाल में प्रसन्न रह लेते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। निराश अभिनव बिना खाए ही आराम में विघ्न न डालने का आदेश देकर लेट गया। टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनकर वो उठा। सुबह हो चुकी थी। मानसिक तनाव एवं थकान के कारण ठीक से नींद नहीं आई। सिर भारी भारी था। फोन उठाया। उधर से श्री रामकृष्ण की आवाज सुनकर वह चौंक गया, किंतु मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। विवशता भरी आवाज में वह पुनः बोले, बेटा इस नादान लड़की को माफ कर देना। माँ होती तो कुछ समझाती भी। शुरू से जिद्दी रही है। कुछ दिन यहाँ रहकर शायद अपनी भूल को समझ सके। कुछ कहना चाहकर भी अभिनव कुछ भी ना बोल सका एवं फोन रख दिया। वो जानता था राधिका आएगी, अवश्य आएगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। व्यर्थ के तनाव से उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होने लगी थी। अंदर बाहर के तनाव ने उसे तोड़कर रख दिया था। कहते हैं दुख बांट लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, किंतु कहता भी तो किससे जिसे उसने जी जान से चाहा। जब वही उसकी मजबूरी को नहीं समझ पाया तो किसे दोष दें। बुझे मन से उसने स्वयं को काम में डुबो लिया, जिससे ना कोई विचार मन में उठे और ना ही किसी की याद आए। राधिका भावावेश में अपने पापा के साथ आ तो गई थी, किंतु मन ही मन खिन्न एवं उदास थी। वास्तव में मन वहीं रह गया था। समझ नहीं पा रही थी कि उसने ठीक किया या गलत। अभिनव का काम ही ऐसा था कि वह चाहकर भी उसे समय नहीं दे पाता था, किंतु उसे चाहता बहुत था। इस बात का उसे एहसास था। उसे याद आए मधुर मिलन के वो क्षण जब अभिनव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, राधिका माँ को मैंने नहीं देखा, प्यार क्या होता है नहीं जानता। पिताजी ने स्नेह की छाया अवश्य प्रदान की, किंतु प्यार से महरूम रखा। बराबर कर्तव्य का एहसास कराते रहे, किंतु उसके मन के मरुस्थल में कभी झांकने का प्रयास नहीं किया। मुझसे यदि कभी असंयत व्यवहार हो जाए तो भले कान पकड़कर समझाना, किंतु मेरे दिल में खिल आए प्यार के अनगिनत फूलों को कभी भी मुरझाने मत देना। उम्र में तुम मुझसे छोटी हो, किंतु पति पत्नी का स्थान बराबर का है। अतः मेरी गलतियों कमजोरियों पर अंगुली उठाने का तुम्हें भी पूरा अधिकार है। सचमुच अभिनव ने पिछले 6 सालों में उसे कभी शिकायत का अवसर नहीं दिया। विवाह के 3 वर्ष पश्चात जब वह गर्भवती हुई थी तो उसने खुशी से उछलकर उसे गोद में उठा लिया था, किंतु वो खुशी भी क्षणिक ही रही।
तीसरे महीने में पैर फिसल जाने के कारण गर्भपात हो गया था तथा उसी समय गर्भाशय में आए संक्रमण के कारण डॉक्टर ने उन्हें वर्ष भर तक सावधानी से रहने की सलाह दी थी। ऐसे नाजुक क्षणों में भी अभिनव ने न केवल शारीरिक वरन मानसिक बल भी प्रदान किया था। कभी कभी भावुक होकर कहता, तुम्हें मेरे कारण इतनी परेशानी उठानी पड़ी, अब जब तक तुम नहीं चाहोगी हम बच्चे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। किंतु जिलाधीश के पद पर पदारूढ़ होने के पश्चात वह बदलता जा रहा था या उसकी अत्यधिक व्यस्तता के कारण उसे ही महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह तो अपने राकेश जीजू पर आज भी मोहित थी, जिन्होंने उसकी सीधी साधी दीदी को बदल डाला था। रोज क्लब डांस पार्टियों में उन्हें लेकर जाते थे। गोरी और सुंदर तो वह पहले ही थी, किंतु विवाह के पश्चात उनके व्यक्तित्व में निरंतर निखार आता जा रहा था और वह घर में बैठे बैठे लावण्य एवं कमनीयता असमय ही खोती जा रही थी। अपनी मानसिक स्थिति के कारण उसका यहाँ भी मन नहीं लग रहा था। माँ की मृत्यु के पश्चात पिताजी ने स्वयं को व्यवसाय में और भी व्यस्त कर लिया था। व्यवसाय को उत्तरोत्तर विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक शाखा इंग्लैंड में खोल दी थी, जिसका भार उन्होंने अपने पुत्र नरेंद्र को सौंपा था। भाभी भी कुछ दिन पूर्व भाई के पास चली गई। जिस एकांत को छोड़कर आई थी वही एकांत यहाँ भी था, शायद उससे भी भयावह रूप में। एक बार मन हुआ रुचि दीदी को फोन कर अपने आने की सूचना दे दे, किंतु दूसरे क्षण उसने सोचा वह उनसे क्या कहेगी जब वे पूछेंगी कि कितने दिनों की छुट्टी लेकर आई है मेरी प्यारी बहना। कभी उसे लगता कि वो स्वयं से ही नजरें चुराने लगी है। उसके आने का समाचार सुनकर दीदी स्वयं उससे मिलने आई तथा अपने चिर परिचित मुस्कान एवं अंदाज के साथ उसे अपने आगोश में लेते हुए कुशल क्षेम पूछने लगी। राधिका के मुख से उसकी व्यथा सुनकर बोली, तू कितनी नादान है मेरी बहन, तूने राकेश का ऊपरी रूप देखा है, आंतरिक नहीं। ये ठीक है वो मुझे चाहता है, शायद पागलपन की हद तक, किंतु उसका प्यार सतही है। तभी तो रूही के शीघ्र गर्भ में आने से वह इतना अप्रसन्न हो उठा था कि आदेशात्मक स्वर में बोला था, गर्भपात करा लो। एक माँ होकर भला मैं कैसे उसकी बात मान लेती। उसका तर्क था, अभी तो हमारे घूमने फिरने और आनंद मनाने के दिन है, अभी से संतान हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर बेडौल हो जाएगा तथा बच्चे के कारण हमें मनवांछित एकांत भी नहीं मिल पाएगा। वो ये नहीं समझता कि प्यार शारीरिक ना होकर आत्मिक होता है। गर्भावस्था के जो दिन पति से दूर रहना आवश्यक होते हैं, मैंने कैसे तथा कितनी मजबूरी में व्यतीत किए बता नहीं सकती। मुझे चिढ़ाने या सताने के लिए उसने अकेले मित्रों के साथ घूमना, शराब पीना और ताश खेलना प्रारंभ कर दिया था। रूही हुई तो वह उसे देखने भी नहीं आया। सास ससुर आए थे। राकेश की बेरुखी देखकर उन्हें लगा कि पुत्री हुई है, शायद इसीलिए उसका मन खराब हो गया है। पुत्री तो घर की लक्ष्मी होती है, कहकर सासू माँ ने राकेश को सांत्वना देने का प्रयास भी किया, किंतु उसकी मनः स्थिति को मैं उन्हें कैसे बताती। थोड़ा रुककर वह पुनः बोली, इतना सुंदर घर राकेश की मानसिक स्थिति के कारण बिखरने लगा है। हंसती हूँ किंतु दिखावटी। एक बेटी की देखभाल के लिए पूरे समय के लिए नौकरानी रख ली है। ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ व्यतीत करने का प्रयत्न करती हूँ, किंतु फिर भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाती। सदैव चहकने वाली रुचि दीदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें झिलमिलाने लगी थी। रुचि दीदी चली गई, किंतु उसके लिए एक प्रश्न छोड़ गई थी, जिनकी ऊपरी चमक दमक से प्रभावित होकर वह अपने छोटे से आशियाने में आग लगाने का दुस्साहस करने जा रही थी। वहां भी असंतोष की चिंगारी विराजमान थी। वास्तव में विवाह का बंधन समझौता ही तो है, दो विपरीत लिंगियों के मध्य। विभिन्न परिवेश में पले दो व्यक्तियों के विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं। दोनों पक्षों को एक दूसरे की आवश्यकताओं एवं मजबूरियों के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। यही सामाजिक दायित्व भी है और संबंधों में अस्थायित्व का तकाजा भी। अभिनव तो एक सीधा साधा कर्तव्यनिष्ठ इंसान है। औरों की तरह न उसमें कोई बुरी आदत है और न ही कोई शौक। वो उसका अत्यधिक ख्याल भी रखता है, किंतु अपने अत्यावश्यक कार्यों को छोड़कर वो सदा उसके साथ बैठ भी तो नहीं सकता।
एक पत्नी का कर्तव्य पति के कार्य में सहायक बनना है, न कि बाधा खड़ी करना। कहा भी गया है कि सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। मायके और ससुराल में उसे जो मान सम्मान मिला है वो अभिनव के कारण ही तो मिला है। माना आज की नारी सर्वगुण संपन्न, सबल एवं आत्मनिर्भर है, किंतु अपनी इन विशेषताओं को सकारात्मक कार्य में लगाए, न कि नकारात्मक। एक छोटी सी दरार एक विशाल इमारत को पल भर में खंडहर में बदल सकती है, इसका उसे एहसास होने लगा था। पहले यहाँ आती थी तो माँ, भाई और भाभी उसे हाथों हाथ लेते थे। तुरंत उसका मनपसंद ढेरों सामान आ जाता, खाने में मनपसंद व्यंजन बनते। एक बार उसने मजाक में कह दिया था, लगता है माँ ससुराल में मुझे कुछ खाने पहनने ओढ़ने को नहीं मिलता। तभी शुभ शुभ बोल बेटी, तू सदा सुखी रहे, किंतु कभी कभी मुझे भी अपने मन की करने दिया कर। माँ ने उसकी बात काटते हुए पनियाली आंखों से उसके मुख पर हाथ रखते हुए कहा था, अब ना माँ रही और ना ही भाई भाभी, एकदम सूना हो गया है घर। और पापा वो तो सदा से व्यस्त ही रहे हैं। जिस स्थिति की भयंकरता से मुख मोड़कर वो आई थी, वही स्थिति यहाँ भी विराजमान है। पिछली बार जब यहाँ आई थी तो अभिनव रोज सुबह शाम फोन पर उससे बातें कर लेते थे, किंतु इस बार बिना मिले आने से शायद वो भी आहत हुए होंगे, तभी उन्होंने उसे फोन तक नहीं किया और वो अपने अहम के कारण उन्हें फोन ही नहीं कर पाई। एकाएक उसे अभिनव के साथ बिताए क्षण याद आने लगे। पिछली बार जब एक हफ्ते पश्चात लौटी थी तो अस्त व्यस्त कमरा देखकर बोली थी, तुम तो अभी बच्चे ही हो, जब अपना काम ढंग से नहीं कर पाते तो पूरे जिले की देखभाल कैसे करते होंगे। मेरी देखभाल के लिए तो तुम हो ही, फिर मुझे क्या चिंता। कटीली मुस्कान के साथ आगोश में लेते हुए उत्तर दिया था, राधिका कहाँ हो तुम बेटा। कमरे में आते हुए पापा की आवाज सुनकर वह चौंकी। उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर उसके नजदीक बैठते हुए उन्होंने चिंता युक्त स्वर में पुनः पूछा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? दीनू कह रहा था कि तुमने खाना भी नहीं खाया। पापा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरा सितार नीचे उतरवा दीजिए, मैं कल ही लौट रही हूँ। सितार उसकी हॉबी रही है। सितार के शुरू में वो अपने सुख दुख भूल जाया करती थी। उसने सोच लिया था कि वो निज एकांत को सितार के स्वरों में बांधने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही अपनी इंटीरियर डेकोरेशन की अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का प्रयत्न करेगी। जीवन में अगर कोई लक्ष्य हो तो समय की भी कमी पड़ने लगती है। वो तो जिलाधीश की पत्नी है, उसका भी समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। वो अभिनव से बात कर उसके सहयोग से समाज सुधार के काम जैसे प्रौढ़ शिक्षा या गरीब बच्चों की शिक्षा के साथ गरीब बच्चों में होने वाले कुपोषण को दूर करने के लिए प्रयास कर सकती है। इतनी जल्दी क्या है बेटा, अब जब आ गई हो तो कुछ दिन और रह लेती। पापा अब जाने दीजिए, अभिनव के साथ शीघ्र आऊंगी, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। यद्यपि वह जानती थी कि पापा का रुकने का आग्रह औपचारिक है, ऐसी स्थिति में वो भी नहीं चाहते हैं कि वह ज्यादा दिन रुके। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। ड्राइवर को कह दूंगा कि वह तुझे छोड़ाए, पापा ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनके स्वर और मुख पर संतोष के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे। अत्यंत उत्कंठा से वह दूसरे दिन का इंतजार करने लगी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह आने वाले भविष्य में अपने स्वार्थ के लिए अब और नहीं भागेगी। यथार्थ के कठोर धरातल पर ही अपने सपनों को तराशेगी, संवारेगी। इसी सोच के साथ वो अपने घर की ओर फिर से चल पड़ी, जहां उसका पति अपनी बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।